में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर लखनऊ में मौजूद बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के ही मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां भी प्रदान की हैं और इसके साथ ही उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि नए भारत के निर्माण में ही युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार नवाचार, कौशल विकास और उच्च शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। दीक्षांत समारोह के दौरान ही मंच से ही कुलाधिपति और कुलपति, इसके साथ ही विश्वविद्यालय के ही वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ही विद्यार्थी, अभिभावक और प्रोफेसर भी मौजूद रहे हैं। तो मेधावी छात्रों को उपाधि दी गई है। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां पर युवाओं की भूमिका पर जोर दिया गया है। सीएम धामी मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही युवाओं की भूमिका जो है उस पर काफी ज्यादा जोर देते हुए भी दिखाई दिए हैं। उनके भविष्य की कामना भी की है, उज्जवल भविष्य हो उनका, ऐसी सीएम ने कामना भी की है। मेधावी छात्रों को ये उपाधि दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि छात्रों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर छात्र भी काफी खुश नजर आए हैं। तो मेधावी छात्रों को काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है उनके चेहरों पर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। और अपने जीवन में सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना, यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का भाव, ये संस्कार हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए। भारत का कोई स्नातक जब अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, इस भाव से उत्प्रोत होकर के जब निकलता था, तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित पाता था। भारत तब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। हम जो करते थे दुनिया उसका अनुसरण करती थी, लेकिन जब हमने दुनिया का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया तो हमारी ताकत भी उसी प्रकार से कम होती गई। और आज भारत की स्थिति क्या है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह एक प्रश्न हम सबके सामने सदैव बना रहना चाहिए और इसीलिए कृतज्ञता का भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए, हमारी पहचान बननी चाहिए। विश्वविद्यालय जिस विभूति के नाम पे स्थापित हुआ, बाबू बनारसी दास, यह देश का एक जाना पहचाना नाम, जिनका जीवन संघर्षों से तपा था। देश की आजादी के लिए हमें कुछ करना है और इसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। देश की आजादी के प्रति उनके मन में जो जज्बा था, उस जज्बे के साथ जुड़ करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने देश के अंदर काम किया। अग्रिम पंक्ति में लड़कर के उस अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश कैसा बनना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान जिन भी कार्य योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भाव इन्हीं विभूतियों के छुपे होते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में उस समय सोचा था।
आज उसे मूर्त रूप देने का सौभाग्य हम सबको उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। अपने उन विभूतियों के प्रति जिनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव हमारे अंतःकरण में हो। और दूसरा, जिस महापुरुष ने इतना बड़ा संस्थान अपने पूर्वजों की स्मृति को समर्पित करते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए यह संस्थान प्रदेश की राजधानी में दिया, स्वर्गीय अखिलेश दास जी, उनके प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि का भाव और श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने केवल शिक्षा के लिए नहीं, स्पोर्ट्स के साथ भी संस्थान को जोड़ा था। आज आप देख रहे होंगे नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने जो दूरी तय की है, एक लंबी छलांग लगाने के लिए दुनिया के अंदर भारत आज जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ आगे बढ़ा है, वो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। आप सोचिए कि 2011 में विश्वविद्यालय बनने के बाद से ही विश्वविद्यालय ने अपनी न केवल एकेडमिक एक्टिविटीज को बल्कि उसके साथ स्पोर्ट्स को भी जोड़ते हुए यहां पर एक साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज तो स्वयं प्रधानमंत्री जी देश के अंदर इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से 2014 में पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया। फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से लोगों को स्पोर्ट्स के लिए कुछ समय देने के लिए कार्यक्रम के लिए उसे तैयार किया। सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी खेलकूद के प्रति लोगों के मन में एक भाव पैदा हो, इसके लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और आज आप देखते होंगे स्पोर्ट्स लोगों के दिनचर्या का एक हिस्सा बनता जा रहा है और यह किसी एकेडमिक संस्थान में स्पोर्ट्स भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और उसके पास इतना भव्य स्टेडियम भी हो, बैडमिंटन एकेडमी भी हो। यह बीबीडी की एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेशवासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए। अखिलेश दास जी यूनियन कैबिनेट में जब थे तो उस समय मुझे भी सांसद के रूप में देश की संसद में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देखता था उनके सहज और सरल व्यवहार को, विकास के प्रति उनके मन में एक उदग्र भाव को, शिक्षा के प्रति, समाज सेवा के प्रति उनके मन में जो एक सकारात्मक भाव था, वह हम सबको तब भी देखने को मिलता था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उन भावों को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास और उनकी पूरी टीम अपने संस्थापकों के उस विजन को मूर्त रूप देकर के उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और अब केवल यह एक रूटीन के डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं, बल्कि भारत की और वर्ल्ड यानी ग्लोबल इमर्जिंग सेंटर के रूप में, उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में बीबीडी को स्थापित करने की दिशा में उनके द्वारा एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आम जनता की समस्याओं को सीधे सुना है। इस दौरान उन्होंने कई जन समस्याओं, विकास कार्यों और नागरिक की शिकायतों को ही ध्यानपूर्वक सुना है। उनके त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। कार्यक्रम में ही कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और इसके साथ ही उन्होंने समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ ही संभल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं की प्रगति, लंबित योजनाओं और समयबद्ध तरीके से जोर दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को ही निर्देश दिया कि जिले में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति जैसी योजनाओं को शीघ्रता से ही पूर्ण किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के ही वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने जिले के ही विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी अपने अपने विभागों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लखनऊ में आयोजित 10 दिवसीय ऐतिहासिक उत्तराखंड महोत्सव में आज भव्यता और सांस्कृतिक रंगत का जो है अद्भुत ही संगम देखने को मिला है। महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से शिरकत की है। इस महोत्सव में ही उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और लोक नृत्य, पारंपरिक वाग और हस्तशिल्प और इसके साथ ही देवभूमि के ही आध्यात्मिक स्वरूप की अनूठी प्रस्तुति की जा रही है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में ही पहुंचे लोग उत्तराखंड की दिव्य संस्कृति, व्यंजनों और धार्मिक विरासत का अनुभव कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच ही आस्था और अध्यात्म का अनूठा ही संबंध है। अवध के प्रभु श्री राम से लेकर उत्तराखंड के बद्री विशाल तक ये एक सांस्कृतिक धारा का प्रवाह है। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कैसे हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जन्म लेने के बाद भी देश की सुरक्षा और देश के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देने के लिए उत्तराखंड का नागरिक जब कार्य करता है तो अपनी अटूट देशभक्ति के कारण वह अपने आप को वहां के स्थानीय संस्कृति के साथ समरस करने में कोई देर नहीं लगाता। आज का ये समारोह भी अवधी संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति के बेहतर समन्वय का ही स्वरूप है उत्तराखंड महोत्सव, जिसमें अवध के श्री राम हैं तो उत्तराखंड के बद्री विशाल भी और उत्तराखंड के चारों धाम भी इसके साथ जोड़ करके इस महोत्सव की शोभा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज का उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में सर्वे अटल जी के कारण बना, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उसी प्रतिबद्धता के साथ स्थापना काल से ही अगर योगदान देने में नाम लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, जिन्होंने एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपनी सेवाएं पहले देश की स्वाधीनता के लिए और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य योजना सुनिश्चित की, उसी की नींव पर
भावी उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की गई। हाथरस में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में ही आयोजित एक निजी कार्यक्रम में ही मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद ही मंत्री ए.के. शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्मार्ट मीटर से जुड़े सवालों का जवाब दिया। मंत्री शर्मा ने कहा है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से भरोसेमंद है। उन्होंने बताया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर ही प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की गई है और ज्यादातर शिकायतें गलत पाई गई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट मीटर से संबंधित हर शिकायत की गहराई से जांच की जाए, ताकि किसी भी उपभोक्ता को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने जनता से भी अपील करते हुए कहा कि स्मार्ट बने और स्मार्ट मीटर अपनाएं, क्योंकि प्रदेश भर में ही विद्युत व्यवस्था को ही आधुनिक और बेहतर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। आप सभी को इस प्रश्न को पूछने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्मार्ट मीटर वैसा ही उतना ही भरोसेमंद यंत्र है, तंत्र है, जितना आपके हाथ में सामने मोबाइल दिख रहे हैं स्मार्टफोन, वैसा ही एक यंत्र है। पहले जब स्मार्टफोन नहीं होते थे तो हमारा कब बैलेंस खत्म हो गया मालूम नहीं पड़ता था। फिर बहुत दिन तक आपको बिना बात किए धर्मपत्नी से बात नहीं कर पाते थे, घर वालों से बात नहीं कर पाते थे, मित्रों से बात नहीं कर पाते थे। अब जैसे ही आपका बैलेंस कम होने लगता है, स्मार्टफोन पे आपको मैसेज आ जाता है। और यही पद्धति स्मार्ट मीटर और स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा समीपता है, बहुत ज्यादा एकता है। एक ही प्रकार की दोनों डिवाइसेज हैं। इससे कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्मार्ट मैं बता रहा हूँ, स्मार्टफोन और स्मार्ट मीटर दोनों एक ही प्रकार का विज्ञान है, एक ही प्रकार का यंत्र है। जहां तक शुरुआत की शिकायतें आने का सवाल है, गोरखपुर के ही चोरी चौरा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि चोरी चौरा की हर समस्या लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी और इसके साथ ही मंत्री ने ही मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव हर वर्ग को ही देने की बात कही और एनडीए सरकार को ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट वाली सरकार बताया है। कार्यक्रम में मालती निषाद, डॉक्टर अमित निषाद और प्रवीण निषाद समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे हैं। और मैं चाहता इसी तरीके से पूरे प्रदेश में हर जिले में सामूहिक रूप से जिस तरीके से है कि उभरती हुई जनपाला मोदी योगी अमित शाह जी के नेतृत्व में आज के दिन में देखने को मिल रहा है। और यहाँ प्रवीण निषाद जो विधायक है, उनका जो प्यार और स्नेह है, इनकी जनता यहाँ देख रहे हैं। उमड़ती हुई सैलाब कह रही है कि बिहार की जिस तरीके से जीत हुई, बिहार में बाहर आ रहा, पूरे देश के हर राज्यों में भी उसी तरीके से बाहर आए और होगा निश्चित। लालू के परिवार में फूट भी पड़ गई है। मीडिया से जैसा करेगा वैसा करेगा। और देश आजाद हुआ है, देश में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर आजादी लाई थी और सभी लोगों को 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग आज के दिन में गांव में जमीन जायदाद पे भूमि है, ऐसे लोग जो रोजगार नहीं है, भूमि नहीं है, उनको विकास की धारा में लाया जाए। हमारी सरकार रोहिणी आचार्य ने कहा है कि उनको मारपीट के घर से भगाया गया है। उनके पारिवारिक मामला, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीतिक व्यक्ति में राजनीति में जो आएगा जो समाज की सेवा करेगा वो हीरो होगा और जो समाज के साथ धोखा देगा इसे जीरो। तो यूपी में क्या लग रहा है आपको? यूपी में आज के दिन में यूपी में भी अभी जितने भी आज के चुनाव होंगे वहाँ इसी तरीके से होगा। ऐतिहासिक जीत होगी एनडीए की सरकार। डॉक्टर साहब, बम से दहलाने की जो साजिश की गई दिल्ली को, क्या लग रहा है यूपी भी टारगेट पे थे कई बड़े जिले? ऐसे जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो सभी नाकाम किए जाएंगे और निश्चित रूप से समय पर ऐसे निंदनीय घटना है। और हमारी जहाँ मोदी और अमित शाह जी खुद निगाह लगाए, आप समझ सकते हैं वहाँ एक एक लोग सजा के पात्र होंगे और आगे कोई ऐसा 2027 में निषाद पार्टी कितनी सीटों पर निगाह लगाई है? हम लोग जीत देते हैं। बिहार में जीत दिया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश देश में जीत देंगे और मछुआरों की जो उपेक्षित कितनी सीटें मांगेंगे आप? हम लोग जीत देते हैं। जीत के बाद मोदी जी अपने आप सम्मान करेंगे। सीट नहीं बताएंगे डॉक्टर साहब? सीट में जीत देते हैं, जीत के साथ सीट भी मिलती है।
प्रतापगढ़ के ही मांधाता क्षेत्र में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ही श्रीमद् भागवत कथा और में शामिल होकर कहा है कि बिहार में ही एनडीए की प्रचंड जीत का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। उनके अनुसार ही चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की मां के लिए ही अपमानजनक शब्दों ने जनता को एकजुट किया, जिससे कि एनडीए को लाभ मिला। और खुशी गांव में भी उनके हेलीकॉप्टर उतरते ही बड़ी संख्या में ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और इसके साथ ही गधा स्थल पर ही उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। गदा भेंट भी उनको की गई है। ये चुनाव को अगर एक लाइन में माना जाए कि ये जीत क्यों हुई है, तो ये जीत राहुल गांधी की वजह से हुई है। क्या कारण रहा है सर? राहुल गांधी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ऐसा क्या किया? इसके मुख्य कारक है राहुल गांधी। क्या किया उन्होंने? मोदी जी की मां को गाली दिया। भागवत कथा का जो आयोजन किया जा रहा है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिकता के लिए किया जा रहा है। एक आप ये कहिए कि धार्मिक और आध्यात्मिक, इसके साथ साथ हम जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रतिदिन के लिए हमने एक थीम चुनी है कि प्रतिदिन कौन कौन से विषयों पर हम बात करेंगे। तो जितने भी हमारे जो प्रतिदिन के विषय हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, दिव्यांगता, दहेज और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, तो हमने उद्यान, सभी विषयों को एक एक दिन टच किया है। आज हम ये 6वां दिन है, इसके बाद 7वें दिन हम दिव्यांगजनों के लिए करेंगे। तो प्रतिदिन ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा धार्मिक के साथ साथ जागरूकता, अध्यात्म और जागरूकता का एक संगम करने का प्रयास किया गया है। ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करी है और उसी बर्थडे पार्टी में आपने सोचा कि सत्यनारायण जी की कथा भी रख दी जाए, तो दोनों ही चीजें हो गई ना। तो सत्यनारायण जी की कथा और बर्थडे पार्टी, मतलब एक पंथ दो काज करने का कोशिश किया गया है। लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद एक होटल में ही प्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर मानसी द्विवेदी कुसुम के ही नवीन काव्य संग्रह नदी सी मैं का भव्य विमोचन किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई है। इस अवसर पर ही मुख्य अतिथि कुंवर मानवेंद्र सिंह ने ही पुस्तक का औपचारिक लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मानसी द्विवेदी की ही कविताएं संवेदनाओं और स्त्री स्वाभिमान और जीवन के ही विविध रंगों को गहनता से ही अभियुक्त करती हैं। उनकी रचनाओं में ही समाज और मानवीय भावनाओं का सशक्त स्वर दिखाई देता है। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य पवन सिंह और बेसिक शिक्षा परिषद के ही सचिव सुरेंद्र तिवारी सहित साहित्य प्रेमी और बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। माहौल आपको बता दें कि पूरी तरह से ही साहित्य और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर दिखाई दिया। नदी सी मैं पुस्तक ये डॉक्टर मानसी द्विवेदी की लिखी हुई काव्य संग्रह है ये, और थोड़ा बहुत हमने भी इसको पढ़ा है। बहुत अच्छी कह सकते हैं, बहुत ये इसमें जो है उनके अपने अनुभव, उनका जो क्या कहें व्यक्तित्व, ये सब इसमें झलकता है। और उन्होंने बड़े हमको लगता है परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा है और हम सब लोग ये पुस्तक उनकी दुनिया भर में पसंद की जाए, लोगों तक पहुँचे, इसकी कामना करते हैं और आगे भी भविष्य में वो इस दिशा में काम करती रहें। और जो उनकी लगन है ये कविता लिखने की, ये और ईश्वर उनको आशीर्वाद दे कि ये उनकी और बढ़े, कविता की प्यास इनकी और बढ़े, तो ये और पुस्तकें लिखें। और आज नदी सी मैं, मतलब नदी की और नारी का जो संतुलन दिखाया गया है। हकीकत में नदी कभी कटान करती है, कभी बरसात में उफान आती है, जेठ के महीने में बिल्कुल सुखड़ जाती है। बहुत सारे उसके अंदर द्वंद्व चलते हैं, कहीं कटान करती है तो कहीं बनाती है, किसी बिगाड़ती है। उसी में लोग अपनी तृप्ति करते हैं, उसी में स्नान करते हैं, उसी में अंजलि भर करके गंगा स्नान भी करते हैं। और उसी नदी में जो घर का सबसे ज़्यादा हमारा जो पवित्र शरीर होता है उसको भी उसी में दफन कर देते हैं। और नदी सबको पवित्र बनाती चलती है। अब कल्पना करें, मैं देख रहा हूँ कि सामने वहाँ पर
हमारे कृषि का भी जो दफनाए जाते हैं या उसमें जो प्रवाहित किए जाते हैं, उसके बावजूद आगे चल के वो उसी जगह पानी पी रहा होता है। मतलब ये पवित्रता है। हो रहा है तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। ये स्थितियां हैं और इसीलिए मैं आप सबसे फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए।